सर लास्ट क्लास के अंदर ना सर हमने राउंड वॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, नेमथ हेलमिंथिस। अच्छा, कहाँ तक पढ़ और लिया था? सर उसमें ना सर हमने जो वो डिसीज कॉजिंग राउंड वॉर्म्स होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ हाँ, लिया था सर। मतलब राउंड वॉर्म्स पूरा कंप्लीट हो गया था ना? यस सर। आज से सर वो ठीक है। नया वाला एनालिडा होगा आज से सर। अच्छा, तो फटाफट से शुभम, ये प्लाटी यस सर। एलिमेंटिस और एस्के एलिमेंटिस में कोई तीन डिफरेंस बता दे फटाफट से। प्लेटी हेलमिंथिस और एस्के एलिमेंटिस यानी निमाटी एलिमेंटिस जो पिछली बार पढ़ा, उसमें अच्छा सर। कोई तीन डिफरेंसेस बता दे, फिर आगे बात करते हैं। सर जो है सर फ्लैटी हेलमिंथिस होते हैं ना सर, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। और सर मतलब ना इनकी शेप फ्लैट होती है। और सर जो ये नेमथ हेलमिंथिस होते हैं ना सर, ये राउंड राउंड वर्म्स होते हैं। और सर ये ना जब इनका हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं ना तो सर हमें वो राउंड से दिखाई देते हैं। ठीक है। और सर दूसरी चीज सर, ये जो होते हैं ना, जो हमारे प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं, वो केवल ना एनिमल्स के अंदर डिसीज कॉज करते हैं। पर जो ये लॉन्डवर्म्स होते हैं हमारे, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर हमारी डिसीज कॉज कर लेते हैं। और सर अच्छा, और इनके अंदर ना सर स्यूडोस्लोम होता है सर। और जो मतलब राउंडवर्म्स होते हैं उनके अंदर स्यूडोस्लोम होता है सर। और जो हमारे प्लेटिहेलमिंथिस होते हैं ना, उनके अंदर स्यूडोस्लोम ऐसी कोई चीज नहीं होती सर। क्या होता है उसके लिए? सर सिलोम सर एक ना मतलब खाली जगह होती है सर। नहीं नहीं नहीं, जो सूडोफिलम नहीं होता तो क्या होता है? प्लेटफॉर्म में क्या होता है? सर प्लेटफॉर्म्स जो होता है ना वो सर, उनके अंदर सिलोम जो होता है ना वो जनरली सर अपसेंट होता है सर। ठीक है। शिवम अग्रवाल। शिवम अग्रवाल, आवाज आ रही है बेटा? विवेक कुमार। यस सर। बेटा, ये स्पाइडर कौन से फाइलम में आता है? सर क्या? स्पाइडर 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 कौन से फाइलम में आता है? सर स्पाइडर सर आर्थ्रोपोडा में आता है सर मेरे हिसाब से। पक्का बता। हाँ सर पक्का। हम्म। तो अभी मुझे ये बता दे फटाफट से कि एक्सक्रीशन में यस प्लाटीहेलमिन्थस सर। एंड हाँ। एस्केलमिन्थस, इनमें यस क्या सर। डिफरेंस है एक्सक्रीशन के बेसिस पे? सर प्लेटी एलिमेंट्स में सर, सॉरी सर, एसकेएल में सर एक्सक्रीटरी पोर होता है सर, उसके द्वारा सर ये एक्सक्रीशन करते हैं। किस में? सर वो एक्सके एलिमेंट्स में। अच्छा, और प्लाटीहेलमिन्थस में क्या होता है? सर प्लेटी एलिमेंट सर वो एक्सक्रीशन करते ही नहीं सर, क्योंकि सर वो पहले से सर किसी वो कोई बॉडी के अंदर होते हैं सर वो। तो पहले से ही सर वो एब्जॉर्ब फूड लेते हैं। मतलब सर उनको जरूरत नहीं पड़ती एक्सक्रीशन करने की इतनी। अच्छा, एक्सक्रीशन और इजेक्शन में क्या फर्क होता है? सर एक्सक्रीम सर वेस्ट निकालते हैं, और इजेक्शन में सर फूड अंदर मतलब फूड इनटेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्सक्रीशन एंड इजेक्शन, EGESTION, ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट, उस इजेक्शन की बात कर रहा हूँ। तू जो बोल रहा है खाना खाना, दैट इज इनजेक्शन। मैं इजेक्शन की बात कर रहा हूँ। सर इतना तो नहीं पता सर मेरे सर। सर वो इजेक्शन जो आप बात कर रहे हो सर, उसका ये मतलब होता है कि सर वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं शायद। नहीं, कोई बात नहीं, अब सर सुनता रहिए ध्यान से, समझ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है रोशनी, सर। यस सर। ये इजेक्शन और एक्सक्रीशन के डिफरेंस के ऊपर रोशनी डालिए जरा। क्या डिफरेंस होता है, मालूम है?
सर यही लगता था। इजेक्शन मीन्स एब्जॉर्ब कर कर। ठीक है, माइक बंद कर लो। सर वो मेरे को पता है सर, इसका आंसर मैं बता दूं? शुभम को यस सर। तू बता दे भाई, क्या सर डिफरेंस होता है? जो सर एक्सक्रीशन के अंदर ना सर, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है ना सर, उसको निकालते हैं। और जो इजेशन होता है ना, उसके अंदर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कोई ऑर्गेनिज्म निकालता है सर। ये किसने बताया? सर ये सर ना मैंने पढ़ा था सर। ठीक है, माइक बंद कर लो। हाँ, तो ये सब लोग ध्यान रखेंगे कि देखो, आपने ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया है ना, ग्लूकोज को ब्रेक किया वाटर एंड एनर्जी में। भाई ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें एनर्जी हमारे काम का है, वाटर भी हमारे काम का है लेकिन कुछ जो काम का नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे काम का कहीं ना कहीं नहीं है। ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। आपने प्रोटीन इस्तेमाल किया और अमाइनो एसिड इस्तेमाल किए, और उसका जो अमाइनो एसिड में अमीन ग्रुप है, NH3 ग्रुप, वो आपने एज अ वेस्ट रिमूव कर दिया। तो बॉडी जब रिएक्शंस करती है तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से अलग अलग ब्लड में जाता है। ब्लड से ये अलग अलग फॉर्म में रिलीज हो सकता है, जैसे कि ब्लड से ये किडनी के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू एज अ यूरिन रिलीज हो जाएगा। ये एक्सक्रीशन है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस छोड़ेंगे तब रिमूव हो जाएगा, वो भी एक्सक्रीशन है। पसीना आया, बॉडी से निकल गया, ब्लड से ही बना ना वो चीजें एब्जॉर्ब करी सेल्स ने, और फिर उसके बाद फिर जो मेटाबॉलिज्म किया, जो वेस्ट बना बचा उसको स्किन सेल्स ने पसीने की फॉर्म में निकाल दिया, वो एक्सक्रीशन है। ठीक है ना? स्किन से ऑयल रिलीज होना, वो भी क्या है? एक्सक्रीशन है। ठीक है ना? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लिवर ने बनाया और वेस्ट प्रोडक्ट उठा के बाइल जूस में डाल दिया, वो हमारे इंटेस्टाइन से बाइल जूस की फॉर्म में फीकल मैटर को येलो कलर देके जो बाहर निकला, वो भी एक्सक्रीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी कोई भी मेटाबॉलिज्म कर रही है, और मेटाबॉलिज्म करने के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो यूरिन की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही हो, चाहे स्वेट की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही हो, चाहे ऑयल की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही हो, है ना, चाहे इवन अगर लिवर से कुछ चीजें आ रही हो, ठीक है ना, और फीकल मैटर का पार्ट बन रही हो, वो एक सब एक्सक्रीशन है। तो इजेस्शन स्पेसिफिकली क्या है? इजेस्शन अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करना है। आपने खाया, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाना डाइजेस्ट नहीं होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल अल्टीमेटली बाहर निकला, उसको हम इजेस्शन बोलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस इजेस्टेड प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हो, मतलब है तो वो इजेस्टेड अनडाइजेस्टेड मटेरियली, लेकिन लिवर ने भी कुछ अपना मेटाबॉलिक वेस्ट ऐड कर दिया है, तो वो जो वेस्ट बाहर निकल रहा है एनस से, वो एक्चुअली इजेस्टेड प्रोडक्ट है विद सम एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट। ठीक है ना? और एक्सक्रीशन बाकी सब है, जो पसीना और ऑयल और सांस छोड़ना, ये सब हम कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें। तो जब भी एक्सक्रीशन की बात करें तो मतलब मेरा मतलब होता है आप समझ लीजिए नाइट्रोजनस वेस्ट मेजरली, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और जब मैं इजेक्शन की बात करूँ तो वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो अब मैं वही आपसे पूछ रहा था कि इजेक्शन तो छोड़ दीजिए, मैं एक्सक्रीशन की बात कर रहा हूँ कि हाउ प्लैटीहेल्मिन्थस हैज डिफरेंस इन एक्सक्रीशन विद एफके हेल्मिन्थस। और अब इसका आंसर जो देगा या देगी, उसका नाम है मिली। मिली, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आंसर। क्वेश्चन पता है मैंने क्या पूछा? एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे कनेक्शन लो है सर। आपकी मेरे को आवाज अभी नहीं आई है बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, लीव इट। रिद्धि, यस सर। बेटा आपको मालूम है ना रिद्धि किसका नाम है? यस सर। हाँ, किसका है?
सर लॉर्ड गणेशा की वाइफ का। तो क्या स्पेशलिटी उनकी वाइफ की? सर पता नहीं। जी, दो वाइफ है ना, रिद्धि एंड सिद्धि। यस सर। उनकी उनकी कुछ स्पेशलिटी होगी। सर पता नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुमको ये पता होगा क्योंकि तुम्हारा नाम रिद्धि है। तो मुझे इसका आंसर बताओ कि प्लैटी हेलमिंथस और एसके हेलमिंथस के एक्सक्रीशन में क्या फर्क होगा? सर एक्सक्रीशन एसके हेलमिंथस में सूडोसिलोमिक फ्लूइड में जो रेनेट सेल प्रेजेंट होता है उसके थ्रू होता है, और प्लैटी हम्म। हेलमिंथस में पैरेन्काइमस फ्लूइड की हेल्प से वहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकलते हैं। थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर? फ्लेम सेल्स। वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर, थैंक यू। वेलकम चलिए, सर। तो ये सारी बातें करने के बाद, ये सारी बातें आपको क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और पूछने हैं मुझे, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। लेट्स आस्क सानवी, यस सर। फटाफट से बता दे बेटा, एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है? सर वूचेरेरिया फाइलेरियल बॉन। बहुत बढ़िया, बंद कर लीजिए माइक अपने सब लोग। ओके, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी हैप्पी विद दैट। कीप डूइंग इट एवरी टाइम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आई बी शेयरिंग माई दिस presentation with you, and मुझे बता दीजिएगा जब नजर आने लगे प्रेजेंटेशन। आई विल आस्क यू। नो, आपकी वो क्या कहते हैं, आपकी ये डीपीपीज आपको नहीं मिली है, एक ही मिली है। तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ टॉपिक्स ज़रा अच्छे से हो जाए क्योंकि मुझे ज़रा लिंक क्वेश्चन बनाने हैं, तो दो तीन टॉपिक से लिख दो। तो इसलिए ये एनालिस्ट खत्म हो जाता है तो फिर आई गिव यू 2 to 3 डीपीपीज विच विल इंक्लूड अदर फाइलम्स एज वेल, लाइक जो 2-3 फाइल मिला के एक डीपीपी बनेगी। तो ये एनालिस्ट खत्म होने के बाद कल से आप देख सकते हैं, आपको डीपीपीज आपकी अपलोड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे फिर जब आप उसको कर ले आएंगे उसके बाद। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी HIV, एनिमल टिश्यू, सेल साइकिल, प्रेजेंटेशन 13, बायोमोलिक्यूल्स, एनालिट्स में चला गया। हाँ, सो आज जिस फाइलम की बात करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज एनालिट्स। एंड एनालिट्स वापस नाम पे आते हैं। प्लैटी हेलमिंथस प्लैटी थे, मतलब फ्लैट थे, प्लेट लाइक थे। एस्के हेलमिंथस या राउंड वर्म्स राउंड थे, इन क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन थे। एनालिट्स के पास एन्युलस है। एन्युलस ANNULUS, एन्युलस। एनुलस क्या है? फिर एनुलस आर लिटिल लिटिल रिंग्स। ठीक है ना, लिटिल रिंग्स होती हैं इनकी बॉडी में, और उसको हम एनुलस बोलते हैं, हेंस द नेम एनालिट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है इनका एनालिट्स नाम होने के लिए कि दे हैव एनुलस द लिटिल रिंग्स। सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? सबको हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो एनुलस मतलब लिटिल रिंग्स होता है। ठीक है, अब डायग्राम देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए बेटा, ये एनालिट्स के अंदर आपका अर्थ फॉर्म है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि आई जस्ट शो यू कि ये देखिए, ये इसकी लिटिल रिंग है ना। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, 1 2 ऐसे पूरी बॉडी में क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। तो इसी को हम एनुलस बुला रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको एनालिट बुला रहे हैं। ये आपको हर एनालिट में नजर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, जैसे कि
ये अर्थफॉर्म हो गया, इसमें भी एनालिस है। वहीं पर आप ये देखिए, ये बेटा आपका नियरेस्ट दूसरा एग्जांपल है। इसमें भी ये रिंग्स हैं और इस रिंग्स की वजह से बेटा इनमें बन जाते हैं सेप्टा। सेप्टा मतलब कंपार्टमेंट्स, तो सेप्टा यानी कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें भी रिंग्स हैं। और सेम अगर आप देखेंगे आपको लीच में भी, ये लीच है बेटा और ये एक्चुअल डायग्राम है लीच का, इसमें भी देखिए आपको क्या नजर आ जाएंगी, रिंग्स नजर आ जाएंगी। तो ये जो रिंग्स वाले ऑर्गेनिज्म है, एनालिस वाले ऑर्गेनिज्म है, इनको हमने एनालिड्स नाम दिया है। तो ये हो गया मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट इनके नाम के ऊपर। अब विभोर आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। और एक मिनट, आपकी क्लास में और कौन है? प्रीति आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो विभोर अपना माइक बंद कर लो। ठीक है प्रीति, आप माइक ऑन रखो। और Yes, sir. प्रीति, आप मुझे ना 2-3 क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे आंसर दोगे और विभोर सुनेगा और बताएगा कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से शुरू हो जाओ। एनालिट्स के हैबिटेट के बारे में आप क्या जानते हो? क्या लगता है एनालिट्स कहाँ रहते होंगे? लैंड, ग्रास लैंड। कोई आइडिया है क्या? सर लैंड, ग्रास लैंड। लैंड पे रहते हैं। और सिर्फ लैंड पे कि वाटर में भी? पैरासाइट भी है, पैरासाइट होते हैं। हाँ भी बोल। लीचेस। लीचेस। हाँ विभोर, बंद करो माइक बार, 1 मिनट। हाँ विभोर, सर लैंड एंड Same एक्वेटिक question. बोथ। एक्वेटिक में कैसे, फ्रेश वाटर की मैराइन वाटर? सर मैराइन वाटर। ओके, चलिए दोनों लोग सुन लीजिए और बाकी लोग भी सुन लीजिए। देखिए हैबिटेट एनालिटिक्स में हर तरीके का रहेगा, लैंड पे भी रहेंगे, वाटर में भी रहेंगे। जैसे कि अगर आप अर्थवॉर्म की बात करो तो ये टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहता है। और टेरेस्ट्रियल में भी हम बोलते हैं फॉस्फोरियल। अब एक टर्म है फॉस्फोरियल, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ कि फॉस्फोरियल का मतलब कि ये जमीन बरो के बना के अंदर रहता है, रहना। जमीन के अंदर। हाँ, जमीन के अंदर बरो बना के रहता है ना। जैसे रैबिट हो गया, है ना, रैबिट हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ये सब फॉस्फोरियल है ना। तो है तो टेरेस्ट्रियल ही, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है। ये दोनों एक्वाटिक हैं। लीच हो गया, लीच तो क्या टेरेस्ट्रियल, लैंड पे भी आ जाती है, लेकिन लीच की अलग अलग वैरायटी। कुछ लीचेज हैं जो वाटर में रहती हैं। कैसे वाटर में? फ्रेश वाटर में, रिवर वाटर में, पॉन्ड वाटर में, लेक वाटर में आपको लीचेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। सॉल्टी वाटर में लीचेस नहीं रहेंगी, ठीक। नेरिस भी एक्वाटिक है, लेकिन ये आपको सॉल्टी वाटर में मिलेगा, आपको ये ओशन में मिलेगा, सी में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एनालिट्स आपको हर जगह मिलेंगे, लैंड पे भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, एग्जाम्पल लीचेस, और मरीन वाटर में भी मिलेंगे जैसे कि नेरस। तो हर तरीके का हैबिटेट इनका हो सकता है, ठीक। ओके, तो किससे पूछा था मैं क्वेश्चन? कौन दे रहा था आंसर? यस सर। कौन आंसर दे रहा था? प्रीति दे रही थी? कौन दे रहा था? हाँ प्रीति। प्रीति, अगला सवाल ये क्या लगता है, हाँ क्या लगता है कि एनालिट्स कैसे होंगे? डिप्लो ब्लास्टिक होंगे, ट्रिपल ब्लास्टिक होंगे? सर ट्रिपलो प्लास्टिक। विभोर, प्रीति सही बोल रही है? आप सही बोल रहे हो, दे आर ट्रिपल ब्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है
इनकी सिमेट्री कैसी होगी? सर बाइलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अगला सवाल, ए फिलामेंट होंगे कि सूडो फिलामेंट होंगे? सिलोमेट होंगे। हाँ, ना ए फिलामेंट होंगे ना सूडो फिलामेंट होंगे, तो ट्रू फिलामेंट्स होंगे, नोन एज यू फिलामेंट। शाइजो। अगला सवाल, वेरी गुड। अगला सवाल मेरा यही था कि शाइजो होंगे कि एंटायर होंगे, तो दे आर शाइजो फिलामेंट्स। अरे सारे आंसर आपने बहुत अच्छे से दिए हैं, थैंक यू वेरी मच प्रीति। चलिए आगे बात करते हैं। ये बेसिक फीचर्स आपको पता है कि ये ट्रिपल ब्लास्टिक होंगे तो होने ही है, क्योंकि ये फीचर आ चुका है पहले प्लैटी एलिमेंट्स में। फिर बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, वो भी फीचर प्लैटी एलिमेंट्स में आ चुका है। फिर ट्रू फिलामेंट होंगे, ये फीचर पहली बार आया है। तो देयर आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स व्हिच शो अ वेल डेवलप्ड फॉर्म सीलोम, एंड व्हाट फॉर्म ऑफ सीलोम? द शाइजोसीलोम। तो ये याद रखिएगा कि पहले फिलामेंट ऑर्गेनिजम्स आर एनालिट्स। खैर आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक मॉर्फोलॉजी बता देता हूँ कि क्या रहती है अर्थफॉर्म। देखिए हम अर्थफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब क्या क्या है मैं बताता हूँ। सिंपल है, इसकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारा ये है, एनुलस है, ये मैंने पहले बता दिया, रिंग्स हैं, और सिलोम भी है, क्या बॉडी कैविटी इसको हम सिलोम बोल रहे हैं, ठीक। और स्किन है जिसको हम Sorry, जो sorry, एपिथेलियल स्किन है। हाँ जी, ओके, स्किन है, ठीक है ना, जो एपिथेलियल कवरिंग है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि बड़े चिपचिपे से होते हैं अर्थवॉर्म। कभी आप अर्थवॉर्म को आपको मौका मिले हाथ में पकड़ने का, ठीक है, तो काफ़ी चिपचिपा होता है, हाथ में फिसलता है अर्थवॉर्म। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन ना म्यूकस की सेक्रेशन करती है, और ये म्यूकस की सेक्रेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। ये चिपचिपी म्यूकस की सेक्रेशन एक्चुअली इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और ऑफकोर्स स्लिप करने में, फिसलने में, मूव करने में भी थोड़ा क्या करती है, हेल्प करती है। अच्छा, रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती है? देखो, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना वो स्किन से रेस्पायर करते हैं, अपनी क्यूटिकुलर या कहते हैं क्यूटेनियस, इनकी रेस्पिरेशन होती है, स्किन से रेस्पायर करते हैं। मैं आपको पूरा क्लियरली बता देता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। मान लीजिए ये इसकी स्किन है, ठीक है ना, और ये हो गए बेटा स्किन के सेल्स हो गए, ये स्किन के सेल्स हो गए, ठीक है ना, स्किन के सेल्स हो गए ये, ठीक। अब खास बात ये है कि इसकी जो स्किन है ना बेटा, वो हाईली वैस्कुलर है, मतलब कि उसके नीचे ब्लड कैपिलरीज बहुत ही रिच हैं। तो अगर ब्लड कैपिलरीज में कोई चीज रिच होती है तो बेटा हम उसको बोलते हैं कि इट इज हाईली वैस्कुलर। तो हाईली वैस्कुलर उसकी स्किन होती है। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस भी स्ट्रक्चर से आपको रेस्पायर करना होगा ना, जो भी स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होगा, उसका वैस्कुलर होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने एयर को तो ब्लड में पहुंचाना है, अगर ब्लड है तो, है ना। तो मैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास ब्लड है। तो अगर ब्लड है तो आपको ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना है, क्योंकि ब्लड ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर जगह। तो इसलिए जिस स्ट्रक्चर में आप ऑक्सीजन लेकर आ रहे हो वो हाईली वैस्कुलर होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आप अपने लंग से रेस्पायर करते हैं, लंग्स में एल्वोलाई हैं, तो एल्वोलाई हाईली वैस्कुलर हैं, ताकि एल्वोलाई में जैसे एयर भरे वो सीधा ब्लड में चली जाए, ठीक है ना। फिश गिल से रेस्पायर कर रही हैं, तो गिल्स हाईली क्या है, वैस्कुलर हैं, तो आपके लंग्स हाईली वैस्कुलर हैं। फिशेस गिल से रेस्पायर करे तो गिल हाईली वैस्कुलर है। और तो हम स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं तो स्किन हाईली वैस्कुलर है, ठीक है ना। तो इनकी स्किन हाईली वैस्कुलर होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई अच्छी खासी होती है। खैर, अब सिर्फ ब्लड सप्लाई नहीं, आसपास ऑफकोर्स फ्लूइड भी सेक्रेट होगा, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड जो है बोल सकते हैं। तो आसपास फ्लूइड भी सेक्रेट हो रहा है, आई सपोज ये बात क्लियर हो गई। तो आसपास टिश्यू फ्लूइड भी होगा, है ना भाई। एपिथेलियल सेल्स कुछ सेक्रेट करेंगे, कुछ ब्लड सेक्रेट करेगा, तो ये फ्लूइड भी आसपास होगा। ऑफकोर्स इसमें आरबीसी वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि आरबीसी कैपिलरी के बाहर नहीं आ सकते। सिर्फ पानी वाला पार्ट, प्लाज्मा वाला पार्ट ब्लड से बाहर आ सकता है, तो वही पार्ट होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला कि स्किन क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा, म्यूकस सेक्रेट कर रही है, स्लाइमी म्यूकस, मतलब चिपचिपी म्यूकस। तो बाहर क्या है, जो मैं येलो से बना रहा हूँ बेटा, खूब सारा म्यूकस है, खूब सारा म्यूकस है, ठीक है ना। ये म्यूकस है और ये स्लाइमी है, स्लाइमी मतलब इसमें पानी भी है काफी सारा, ठीक है ना। अब एयर से ऑक्सीजन आएगी, कौन आएगी बेटा, ऑक्सीजन। तो एयर से ऑक्सीजन आई, ठीक है, ऑक्सीजन आई, और ये ऑक्सीजन एयर से आई है, लेकिन ये इसमें डिसॉल्व हो गई। किस में डिसॉल्व हो गई बेटा, इसके स्लाइमी
स्किन में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। याद रखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि ऐसे ही आप आगे देखोगे फ्रॉग भी ऐसे रेस्पायर कर रहा है। तो ऑक्सीजन इसके म्यूकस वाले पार्ट पे क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने के बाद वो डिफ्यूज हुई स्किन से और टिश्यू फ्लूइड में आई, फिर वहां से ब्लड में चली गई। तो ब्लड बेटा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, स्किन से ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। और इसी मैकेनिज्म से बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी टिश्यू में गई और एपिथेलिया से डिफ्यूज होती हुई वापस कहाँ चली गई, इसके म्यूकस वाले पार्ट में चली गई और फिर बाहर निकल गई कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इसने ऑक्सीजन ली एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और हर एनालिट ऐसे ही रेस्पायर करेगा, चाहे वो नेरिस हो, चाहे वो लीच हो, चाहे वो अर्थवर्म हो। हाँ, नेरिस के पास रेस्पिरेशन के एक और स्ट्रक्चर होता है स्किन के अलावा। नेरिस के पास गिल्स भी होते हैं। भाई नेरिस है ना, उसके पास इंटरनल गिल्स भी होंगे, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ओके, आई एम सो सॉरी, गिल्स नहीं होंगे नेरिस के पास। ये मैंने आपको आर्थ्रोपोडा की, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टी बता दी बाय मिस्टेक। हाँ, नेरिस के पास स्पेशल क्या होगा, आपको नेरिस दिखा देता हूँ। जैसे कि हाँ, लेट्स से ये नेरिस है, ये नेरिस है, ठीक है ना, ये इसका अपर पार्ट दिख रहा है आपको। इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है पैरापोडियम। अब इसके पास पैरापोडिया होते हैं, पैरेलल अपेंडेजेस होते हैं। पोडिया मतलब फीट, पैरा मतलब पैरेलल। तो बहुत सारे पैरेलल, मान लो ये है इस तरीके से, इसके पास बहुत सारे पैरेलल अपेंडेजेस होते हैं। इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, है ना, ये इसका माउथ हो गया लेट्स से, तो इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। तो पैरापोडियम इसके लोकोमोशन हेल्प करते हैं, कि पैरापोडिया बीट करते हैं, ठीक है ना। जैसे सिलिया बीट करते हैं, वैसे पैरापोडिया क्या करते हैं, बीट करते हैं और इसे पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पैरापोडियम बहुत ही थिन भी होते हैं और इसके थ्रू भी इसका एक्सचेंज ऑफ एयर हो जाता है। तो ये अपने पैरापोडिया या अपने पैरों से भी रेस्पायर कर सकता है, कौन, दी नेरिस। तो नेरिस कैन रेस्पायर थ्रू इट्स पैरापोडियम। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए, ये इसके पैरापोडिया नेरिस के, और ये पैर जैसे होते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, प्लस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये बात भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो बाकी ऐसा नहीं है कि नेरिस स्किन से रेस्पायर नहीं कर सकता, नेरिस स्किन से भी रेस्पायर करता है, एक्स्ट्रा वो अपने पैरों से भी रेस्पायर कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट है अबाउट द रेस्पिरेशन। आई सपोज रेस्पिरेशन इन एनालिट्स आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर मैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। इसके पास एनस भी है एंड ऑफ कोर्स बेटा इसके पास माउथ भी है। तो माउथ भी है और एनस भी है, और माउथ और एनस दोनों होने की वजह से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। पूरी एक ट्यूब है जिसमें से कुछ, किसी रीजन को मैंने ईसोफेगस बोल दिया, किसी रीजन को मैंने इंटेस्टाइन बोल दिया, और किसी रीजन को मैंने गिजार्ड बोल दिया, किसी को मैंने क्रॉप बोल दिया। अब देखिए क्रॉप और गिजार्ड क्या है। क्रॉप और गिजार्ड आपको एक एनालिट में मिल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये समझेगा इसको। मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे मैंने मोटा स्ट्रक्चर क्रॉप कह दिया और फिर नीचे मैंने एक स्ट्रक्चर को बोल दिया गिजार्ड। तो बेटा ये हो गया क्रॉप और ये हो गया बेटा गिजार्ड। अच्छा, क्रॉप और गिजार्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये पहली बार नहीं आएगा, आपको बार बार भी आएगा। क्रॉप एंड गिजार्ड आपको अर्थों में बता रहा हूँ। क्रॉप एंड गिजार्ड में आपको आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच में बताऊंगा। क्रॉप एंड गिजार्ड में आपको बर्ड्स में भी बताऊंगा। हर जगह फंक्शन सेम रहेगा बेटा। क्रॉप जो स्ट्रक्चर है हम उसे कहते हैं फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर। अब अर्थवर्म जो है वो खाना खाता है और स्टोर कर रखता रहता है, कहाँ पे, आपके अपने क्रॉप में स्टोर कर लेता है। अब फूड की जो ग्राइंडिंग है बेटा वो उसकी गिजार्ड में होगी। तो गिजार्ड में फूड की क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है, ठीक है। तो फूड की क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है गिजार्ड में। तो जी से याद रख लीजिए गिजार्ड फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है ना, और क्रॉप इज फॉर द स्टोरेज। सेम रहेगा आर्थ्रोपोडा में, सेम रहेगा बर्ड्स में।
वहां पे भी क्रॉप फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड गिजार्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और होती है कि इसके पास एक स्टमक भी होता है, ठीक है ना। और जो एक स्टमक है एक अर्थवर्म का, वो हमसे बड़ा अपोजिट है। मैं सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा स्टमक फूड के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट इकट्ठा करता है, मतलब उसका एसिडिक बनाता है फूड को, है ना। पता है आपको कि HCl रिलीज होता है हमारे स्टमक में। जो अर्थवर्म का स्टमक है वो फूड को बेसिक बनाता है। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म जो खाना खाता है वो टॉप टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल खाता है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमस खाता है, ठीक है ना। एक होता है हमस। हमस से मत कंफ्यूज कीजिएगा, HUMMUS। हमस एक डिश है, ठीक है, अमेरिकन डिश है, वो हम खाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ह्यूमस की बात कर रहा हूँ। ह्यूमस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जो क्या कहते हैं, एनालिट्स या ये अर्थवर्म खाता है। और ह्यूमस की खास बात क्या होती है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो उसके जो कंपोनेंट्स है वो एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली टॉप मोस्ट लेयर माइक्रोब्स की वजह से डिग्रेड हो रही है। अब जब डिग्रेड हो रही है तो उसमें काफी सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उसके एसिडिटी को, पीएच को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जो स्टमक, जो फूड अर्थवर्म खा रहा है वो एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्टमक हमसे अपोजिट है, हमारी एसिडिक करती है फूड को, इसकी क्या करती है, बेसिक करती है। तो दैट इज अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। फिर फूड अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ है वही सारा काम, एंजाइम वगैरह रिलीज होंगे, और खाना पचेगा, डाइजेस्ट होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी वो ब्लड में पहुंच जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अर्थवर्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अर्थवर्म का जो इंटेस्टाइन है ना, जो अर्थवर्म का इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से फोल्डेड है, उसमें एपिथेलिया के फोल्ड्स हैं, ठीक है ना। तो अर्थवर्म का जो इंटेस्टाइन है वो कैसा है, इस तरीके से फोल्डेड है, उसकी इनर वॉल फोल्डेड है। दो वॉल्स है, आउटर एंड इनर। इनर वाली क्या है, फोल्डेड है। ये इसका अर्थवर्म का इंटेस्टाइन हो गया। आप पेन कॉपी लेके नोट्स बनाते रहा कीजिए। तो जो इंटेस्टाइन है बेटा वो फोल्डेड है। अब ये जो फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन है ना, इंटरनल फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन, इसको हम एक नाम देते हैं टाइफ्लोसोल। टाइफ्लोसोल। तो टाइफ्लोसोल कुछ नहीं है, दे आर द फोल्ड्स ऑफ द इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। अच्छा, इसमें ना हर चीज सेगमेंट वाइज होती है कि भाई फायरिंग्स हो गया 4 से 6 सेगमेंट में, 7 से 8 में गिजार्ड हो गया, 9 से 14 स्टमक हो गया, 15वीं सेगमेंट से इंटेस्टाइन शुरू हो गया। तो आपको सेगमेंट बाय सेगमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद करने की जरूरत है कि 15वीं सेगमेंट से इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, मतलब हर चीज सेगमेंट वाइज है। तो टेफ्लोसोल भी हर जगह नहीं होता, टेफ्लोसोल भी स्पेसिफिक है, सेगमेंट वाइज है। ये टेफ्लोसोल जो है, जो फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन है, ये शुरू होता है बेटा 26वें सेगमेंट से, 26 सेगमेंट से शुरू होता है, और आखिर की 25वें 26वें सेगमेंट तक रहता है। मतलब मान लेते हैं कि अर्थवर्म में 120 सेगमेंट है, तो लास्ट 25th सेगमेंट का मतलब है करीब करीब 95th सेगमेंट तक ये हुआ, ठीक है ना भाई। सेकंड लास्ट क्या होता है, सेकंड लास्ट होगी 100, अगर 120 सेगमेंट है, सेकंड सेकंड लास्ट कौन सी होगी, 119। मैंने क्या बोला, 25th लास्ट, तो मतलब करीब 95th सेगमेंट तक अगर 120 मान ली जाए तो अर्थवर्म टू अर्थवर्म सेगमेंट्स वेरी करेंगी। भाई हो सकता है किसी अर्थवर्म के अंदर 120 है, तो किसी अर्थवर्म में 125 है, किसी में 105 है, किसी में 115 है, ठीक है ना। तो सेगमेंट्स वेरी करेंगे अर्थवर्म टू अर्थवर्म। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में फिक्स भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं लीच की बात करूं, है ना, तो जो लीच है जिसको मैं हिरुडिनेरिया बोलता हूँ, लीच इज ऑल्सो नोन एज हिरुडिनेरिया, HIRUGINARIA। तो हिरुडिनेरिया यानी लीच, लीच के अंदर फिक्स हैं 33 सेगमेंट्स, ठीक है। तो लीच की फिक्स है 33, लेकिन अर्थों में फिक्स नहीं है। ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म वेरी करेंगे, लेकिन अगर किसी अर्थ
ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि 26 से 95 सेगमेंट तक, 26 टू 95 क्या रहेगा, टाइफ्लोसोल रहेगा। और अच्छा, इंटेस्टाइन कब तक रहेगा? इंटेस्टाइन तो बेटा एनएस तक रहेगा। 15 से इंटेस्टाइन शुरू हुआ तो एनएस तक वो सारा इंटेस्टाइन ही है, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइन तो पूरा ही है 15 से लेकर लास्ट तक, और उसके 25 से लेकर 95 तक वो क्या है, फोल्डेड है फॉर इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, और उसको हम टाइफ्लोसोल बोल रहे हैं। चलिए, ये सारी एक इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में, आप रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो बेटा ये रेस्पिरेशन हो गया। सेगमेंट है हाँ जी सर। हाँ, सर सरफेस एरिया बढ़ा रहा है बेटा, टाइफ्लोसोल का वर्क इंटेस्टाइन क्या का होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन को ज्यादा एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। चलिए, तो सर लीच के बाद कितने हाँ सेगमेंट जी, है? लीच के बाद कितने सेगमेंट है? 33 33 ओके सर। चलिए, याद रखना लीच के पास उतनी सेगमेंट है जितने आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं बोर्ड में, 33। खैर, तो आगे बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले तो समझिए कि पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व होकर आया है, क्योंकि इससे पहले आपने प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम देखा ही नहीं। एस्केलेमेंथस तक ब्लड ही नहीं था। अर्थवॉर्म के पास ब्लड है, खून है। अब अर्थवॉर्म का ब्लड कौन से कलर का है? अर्थवॉर्म का ब्लड है रेड कलर का, ठीक है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिएगा ध्यान से। अर्थवॉर्म का ब्लड है रेड कलर का, लेकिन अर्थवॉर्म के पास आरबीसी नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लड तो है रेड कलर का, लेकिन देर आर नो आरबीसीज? बेटा आपका ब्लड का कलर रेड क्यों है? सर जो वो सर आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके कारण। के ऊपर के अंदर? सर वो RBC हीमोग्लोबिन के सर उसके ऊपर आरबीसी के अंदर, ऊपर होता है कि अंदर होता है? अंदर अंदर। हाँ, एग्जैक्टली। तो बेटा अब यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। के अंदर हीमो। हाँ, अब सबको यही कॉन्सेप्ट समझना है। अब बायोलॉजी समझिए अच्छे से कि आपका जो खून का रंग लाल है, मैं गलत नहीं, बात नहीं है कि वो आरबीसी की वजह से, लेकिन आरबीसी आरबीसी क्यों है भाई? रेड ब्लड सेल क्यों? क्योंकि वो रेड है। और उसको रेड बना क्यों रहा है? उसको बना रहा है उसका पिगमेंट हीमोग्लोबिन। तो आपके खून का रंग लाल एक्चुअली हीमोग्लोबिन की वजह से है, ठीक है ना। अब अर्थवॉर्म का ब्लड भी रेड है, मतलब उसके पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है, बस फर्क ये है कि इसका हीमोग्लोबिन किसी सेल के अंदर नहीं होता। जैसे आपका हीमोग्लोबिन एक सेल के अंदर आ जाता है, मैं उसको रेड ब्लड सेल बोल देता हूँ। तो इसका हीमोग्लोबिन किसी सेल के अंदर नहीं है, मतलब कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ है? प्लाज्मा में डिजोल्व है। आपके ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिक्विड लाइक कंपोनेंट, पानी वाला कंपोनेंट, और एक सेल वाला कंपोनेंट। सेल वाले कंपोनेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आते हैं, और बाकी लिक्विड वाला कंपोनेंट है। तो हमारा हीमोग्लोबिन लिक्विड वाले कंपोनेंट में नहीं होता, हमारा हीमोग्लोबिन होता है सेल वाले कंपोनेंट में, आरबीसी के अंदर। अर्थवॉर्म का या लीच का जो आरबीसी है, सॉरी जो हीमोग्लोबिन है, वो प्रेजेंट है लिक्विड कंपोनेंट के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो खून तो लाल होता है, लेकिन किसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए कोई भी सेल आरबीसी नहीं है। तो ब्लड इज रेड बट आरबीसीज आर एब्सेंट। क्लियर पॉइंट? ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ब्लड के सेल्स हैं, नो डाउट ब्लड के सेल्स हैं, लेकिन उनका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन का काम है। मतलब हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सेल का काम नहीं है। सेल्स का काम है खाना ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना, है ना। ये सब चीजें क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। और हाँ, फैगोसाइटोसिस करना, मतलब पैथोजन को किल करना, ये सब काम
ब्लड सेल्स का काम है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ब्लड सेल्स का काम नहीं है, वो प्लाज्मा के थ्रू क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले तो आप ये समझिए कि क्लोज सर्कुलेटरी ब्लड है। दूसरा, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स इसकी बॉडी में रहेंगी। तीसरी चीज जो इंटरेस्टिंग आप देखेंगे एक एनालिस्ट के बॉडी के पास, कि इसके पास हार्ट्स भी हैं। मैंने क्या बोला, हार्ट्स हैं, हार्ट्स हैं, मतलब एक हार्ट नहीं है, पूरे 8 हार्ट हैं। कितने हैं बेटा, देयर आर 8 हार्ट, 8। दे हैव व्हाट इज हैपनिंग, 8 हार्ट्स। तो पूरे 8 हार्ट्स हैं, ठीक है ना। 4 पेयर, 4 पेयर, मतलब पेयर में और 4 पेयर है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या 8 हार्ट है, जिसमें से 2 हार्ट को हम बोलते हैं लेटरल हार्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 हार्ट जो हैं उन्हें हम लेटरल हार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां देखिए 2 हार्ट को बोलते हैं लेटरल हार्ट, 2 पेयर है ना, 2 पेयर हो गए लेटरल हार्ट, और 2 पेयर हो गए बेटा लेटरल ईसोफेजियल हार्ट। अब इनका नाम लेटरल ईसोफेजियल या लेटरल क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हम बस इतना समझेंगे कि 4 पेयर ऑफ हार्ट है, ठीक है, मतलब इन टोटल 8 हार्ट है। और हार्ट हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जो हार्ट बीट जनरेट करे। तो बीट करते हैं हार्ट, इसलिए हम स्ट्रक्चर बीट करते हैं, इसलिए हम इसे हार्ट बोलते हैं। ये ब्लड को फोर्स देते हैं पंपिंग के लिए। तो याद रखिएगा हार्ट है, और 2 मेन ब्लड वेसल्स हैं, दो बहुत ही मेन ब्लड वेसल्स हैं। एक है डॉर्सल ब्लड वेसल, ऑफकोर्स जो डॉर्सल साइड में है, ठीक है, और एक है वेंट्रल ब्लड वेसल जो वेंट्रल साइड में है। अच्छा, ये डॉर्सल ब्लड वेसल बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉर्सल ब्लड वेसल ना बेटा इतनी डार्क होती है कि ये आराम से आपको बाहर से नजर आती है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लंबी सी लाइन, ये ब्लैक कलर की लाइन जो जा रही है एंड तक, जो मैंने ग्रीन से लेबल कर दी ऊपर की तरफ, बेटा ये है डॉर्सल ब्लड वेसल। और बेटा जो नीचे की तरफ है, जो मैं रेड से मार्क करने जा रहा हूँ, ये है इसकी कौन सी वाली, वेंट्रल ब्लड वेसल। तो ऊपर डॉर्सल है, नीचे क्या है, वेंट्रल। और एक अर्थवॉर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे, लाइट में देखोगे, तो आपको एक लाइन नजर आएगी, मतलब अर्थवॉर्म, मतलब कि पूरा जिंदा अर्थवॉर्म जिसको काटा नहीं गया है, बाहर से देख रहे हो आप, तो लाइट में देखोगे ना ब्लैक कलर की फेंट लाइन नजर आएगी, तो वो उसकी डॉर्सल ब्लड वेसल है। तो हमें पहचानना होता है ना कि अर्थवॉर्म का डॉर्सल साइड कौन सा है, वेंट्रल साइड कौन सा है। हमें तो दिखेगा नहीं, वो तो पूरा गोल है, सिलेंड्रिकल है। तो जहां पे ब्लैक कलर की ब्लड वेसल हमें नजर आ जाती है, हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, डॉर्सल साइड है, और अपोजिट वाली क्या हो जाती है, वेंट्रल साइड हो जाती है, ठीक है ना। और इसके ये आगे की तरफ रहते हैं हार्ट, ठीक है, आगे की तरफ क्या रहते हैं, हार्ट रहते हैं, जिसमें जो डॉर्सल ब्लड वेसल है, ठीक है ना, वो कलेक्टिंग ब्लड वेसल है, ठीक है ना, वो कलेक्टिंग है, वो चीजों को कलेक्ट कर रही है। और जो वेंट्रल ब्लड वेसल है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल है, वो चीजों को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। खैर वो सब इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस याद रखिएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, 8 हार्ट है, 4 पेयर में प्रेजेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में बढ़ते हैं। अब जब एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो अच्छा, एक दो चीजें और बताना चाहता हूं। सर्कुलेशन में सबका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि लीच की बात करें तो लीच का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। लीच का ब्लड खुला खुला घूमता है, मतलब लीच के पास हेमोफील है, ब्लड फील्ड क्या है, कैविटी है। अच्छा, लीच के पास ब्लड स्टोरिंग स्ट्रक्चर भी है ना, बट लीच इज अ पैरासाइट, लीच इज एन एक्टोपैरासाइट। आपकी बॉडी पे आएगी, आपकी बॉडी के अंदर कट लगाएगी और सक करेगी आपका ब्लड, और वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके पास
सकर्स प्रेजेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। लीच के पास यहाँ पर देखिए सकर प्रेजेंट है, और सकर के पास अंदर की तरफ क्या दिख रहा है आपको? माउथ दिख रहा है। तो वो ब्लड को सक करती है, तो ह्यूमन का ब्लड सक कर रही है। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब वो ह्यूमन का ब्लड सक करती है, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहती कि जो उसने कट लगाया है वो क्लॉट हो जाए। भाई आपको एक कट लगाओ तो क्लॉट कर जाएगा, खून आना बंद हो जाएगा। लेकिन लीच चाहती है जब तक उसका मन करे तब तक वो ब्लड सक करती रहे, ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो। इसलिए लीच एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज करती है, वो आपकी बॉडी के अंदर जब कट लगाती है तो एक केमिकल रिलीज करती है, हीरोडिन। तो हीरोडिन एक केमिकल है, क्यों? क्योंकि हीरोडिनेरिया रिलीज कर रहा है। तो जो हीरोडिनेरिया रिलीज करे, लीच रिलीज करे, उसका नाम क्या कर दिया हमने? हीरोडिन। अब हीरोडिन क्या है? इट इज एन एंटी कोआगुलेंट, मतलब ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। अब क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो घाव भरेगा नहीं, घाव भरेगा नहीं तो लीच कंटिन्यूअसली क्या कर पाएगी? ब्लड को सक कर पाएगी। ये खास बात है लीच की। तो लीच ब्लड सक करती है, और ब्लड ही क्या रखती है? स्टोर रखती है। कहां पर? अपने हेमोसील में, ठीक है ना, स्टोर रखती है। और उसका खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये लीच में क्या है? फर्क है। ध्यान रखिएगा कि लीच इज अ ब्लड सकिंग पैरासाइट विद अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जनरली हम एनालिट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्लोज बोलते हैं। आई सपोज इतनी बातें आपको सबको क्लियर हैं। आगे बात करते हैं। आगे मैं आपसे एक्सक्रीशन की बात कर रहा था, तो मैंने रेस्पिरेशन पढ़ लिया कि भाई बॉडी सरफेस से हो रहा है, सर्कुलेशन पढ़ लिया कि ब्लड है, हार्ट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लीच का खुला खुला सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया, माउथ है, एनस है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, क्रॉप है, गिजार्ड है, इंटेस्टाइन में टेफ्लोसोल है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। अगला है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक अर्थॉन के पास एक्सक्रीशन के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखिए मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड से दिखा रखा है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना, आपको बस नाम याद रखना है कि बेटा इसका नाम है नेफ्रीडिया। नेफ्रॉन, हमारा नेफ्रॉन होता है ना, इसका क्या है? नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया क्या करता है? ये ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट लेगा, और लेने के बाद उसको रिलीज कर देगा। कहाँ? या तो बॉडी से सीधा बाहर, या एलिमेंट्री कैनाल में। क्या बोला? या तो बॉडी से सीधा बाहर या एलिमेंट्री कैनाल में। बताता हूं कैसे। इसने यहां से ये नाइट्रोजनस वेस्ट ले लिया, ठीक है ना, ब्लड से लिया या सिलोमिक फ्लूइड से लिया, जहां से भी लिया। फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो स्लोली ग्रेजुअली अंदर मूव किया, सर वॉइस मूव ब्रेक हो किया, रही है। चला 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 चला, घूमता हुआ आया 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 आया, और ये ओपनिंग से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। तो ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर जो अच्छी चीजें हैं उस नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर, मतलब जो भी चीज एब्जॉर्ब करी, उसकी जो चीजें से वेस्ट में नहीं निकालनी, उसको बाहर निकाल दे रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सब लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है? Yes, sir. अभी भी Yes, वॉइस sir. ब्रेक हो रही है? सर अब तो बहुत Yes, ज्यादा sir. हो रही है। अब क्लियर आ रही है?
सब क्लियर है। अब मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। आप एक काम कीजिए, मैं काम करता हूँ, रिज्वाइन करता हूँ, ठीक है? सर बात करते हैं, है ना? सर अब आपकी आवाज क्लियर है सर, कोई इशू नहीं है अब। सर बीच में हुआ था लेकिन अब क्लियर है। अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं वापस से स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मुझे पहले ये बताओ, आपने लास्ट टॉपिक क्या समझा? कहाँ तक आवाज आ रही थी क्लियर? सर एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं एक्सक्रीटिव सिस्टम से वापस स्टार्ट कर देता हूँ। इसके पहले वाला सारा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। तो बेटा एक्सक्रीटिव सिस्टम से वापस शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि बेटा एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है, वापस से बताता हूँ, वो नेफ्रिडिया होता है। जैसे हमारा नेफ्रॉन होता है, इनका नेफ्रीडिया होता है, ठीक है ना? अब ये नेफ्रिडिया बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब जैसे हमारी किडनी का काम क्या है कि ब्लड से किडनी ये करती है ना, नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन ये करता है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट लेता है और उसको ब्लैडर में डालता है, ब्लैडर से वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इसका नेफ्रिडिया भी कुछ मान लीजिए ऐसा ही काम कर रहा है। ये ब्लड से, देखिए ये इसका माउथ है, यहाँ पे दिस इज द माउथ, ये जो नीचे की तरफ है, ये यहाँ से इसने लेट्स अज्यूम नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेनली यूरिया रहेगा, ठीक है ना, वो यूरिया या अमोनिया जो भी है, सब चीजें इसने ले ली। लेने के बाद स्लोली ग्रेजुअली इसने क्या किया, वो यहाँ मूव किया मूव किया मूव किया, फिर ये ट्विस्टेड होकर ऐसे ऐसे मूव किया, वापस आके मूव किया और फाइनली बाहर निकल गया। अब आप पूछेंगे बाहर कहाँ निकल गया? तो बाहर दो जगह हो सकती हैं, या तो बॉडी से बाहर निकल गया डायरेक्टली, ठीक है ना, या कुछ नेफ्रिडिया आकर खुल जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहाँ के खुल गया? एलिमेंट्री कैनाल में। और फिर जब एलिमेंट्री कैनाल से इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस से इजेस्टेड मटेरियल बाहर जाएगा, तो ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया या अमोनिया कंपोनेंट्स, ये भी कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे एनस से ही। मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये खुल जाता है। तो खुलने की दो जगह हैं, या तो बॉडी के सीधा बाहर या एलिमेंट्री कैनाल में, और दोनों में ये बॉडी से बाहर चला ही जाएगा। भाई बॉडी के बाहर कर लो डायरेक्टली चला गया, और अगर एलिमेंट्री कैनाल में भी अगर खुला तो वो भी धीरे धीरे जब वेस्ट गया उसके साथ बाहर निकल गया। तो नेफ्रिडिया का ये काम होता है, ठीक। आई सपोज नेफ्रिडिया का आपको फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब नेफ्रिडिया बेटा अलग अलग तरीके के होते हैं। मान लीजिए अर्थों में, इसमें कुछ नेफ्रिडिया आप देखिए, सबसे पहले बताऊं, कुछ नेफ्रिडिया होते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया बेटा मतलब जो फेरिंग्स में प्रेजेंट है, फेरिंग्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, मतलब अपर रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्री के हम बांटना चाहें तो वैसे बांट सकते हैं, माउथ, ईसोफेगस और माउथ और ईसोफेगस से पहले जो रीजन आ रहा है बीच में कहीं ना कहीं, वो हो गया फेरिंग्स, है ना। तो, तो माउथ है, फायरिंग्स है, ईसोफेगस है, देख रहे हैं आप। मैं आपको बताता हूँ, ऊपर देखिए, माउथ है, फिर माउथ है, देख रहे हैं आप, ऊपर जो है माउथ हो गया, ठीक है, फिर फायरिंग्स हो गया, फिर ईसोफेगस हो गया। तो फायरिंग्स वाला जो रीजन है, मेनली उस रीजन में ये नेफ्रिडिया खुलते हैं। ये समझिए जरा बात को, फायरिंग्स वाले रीजन में आके खुलते हैं, इसलिए इनको हम फायरेंजियल नेफ्रिडिया बोलते हैं। अब समझिए जरा क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो नेफ्रिडिया है, ये गुच्छों में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है बेटा? बंडल से प्रेजेंट है, गुच्छों प्रेजेंट। एक गुच्छा यहाँ है, एक गुच्छा यहाँ है, एक गुच्छा यहाँ है, पेयर में गुच्छे हैं, ठीक है ना, इन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट। अब सेगमेंट याद इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि चौथी पांचवें सेगमेंट में गुच्छे हैं नेफ्रिडिया के, और इसलिए बोल रहे हैं टफ्ट्स। अब लेबलिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया, मतलब फेरेंजियल नेफ्रिडिया के गुच्छे। अब ये जो गुच्छे हैं, इनकी एक कॉमन ओपनिंग है। क्या है बेटा इनकी कॉमन ओपनिंग? जिसको बोल रहे हैं डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो इन्होंने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करने के बाद या ब्लड से लेने के बाद सीधा फेरेंजियल डक्ट में डाल दिया। और देखिए बेटा, डक्ट जाके कहाँ खुल रही है, ध्यान से देखिए, डक्ट खुल रही है जाके बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, है ना। तो मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ डाल दिया गया? अल्टीमेटली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और डक्ट की लोकेशन क्या है? 4, 5 और 6। मतलब डक्ट खुलती है फेरेंजियल रीजन में, इसलिए इसको हम फेरेंजियल नेफ्रिडिया बोलते हैं। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे नेफ्रिडिया जो आप देखोगे वो सर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एक्सक्रीशन सर करेंगे बेटा, वो हो जाते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया 16वीं सेगमेंट से शुरू होते हैं, ठीक है ना, और थ्रू आउट द सेगमेंट्स जनरली रहते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेप्टा के अराउंड रहते हैं। कैसे? इसका डायग्राम भी बता देता हूं मैं आपको। अब आप एक मिनट जरा, ये वाला डायग्राम देखिए, ये देखिए,
बेटा वेट करो सर, अभी ज्वाइन करेंगे दोबारा। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. बेटा वेट करो, सर से बात हो गई है, आ रहे हैं सर। आप लोगों में मेरी आवाज आ रही है? Am I audible, students? यस सर, अब क्लियर है। अच्छा, तो मुझे बताओ लास्ट टॉपिक आपने क्या सुना? यस सर। लास्ट टॉपिक क्या समझा रहा था जब मैं लेफ्ट हुआ से पहले? सर Sir, pharyngeal nephridia. Nephridia. अच्छा, फेरेंजियल नेफ्रिडिया समझा रहा था, इंटेगमेंट्री नहीं नहीं समझा आपने अभी? सर आपने बताया था कि ducts of pharyngeal nephridia opens into alimentary canal. इतना हुआ है अभी तक। इतने हुआ था बस? ओके, खैर मैं लेफ्ट हो गया था, मुझे पता नहीं चला था, और मैंने अपनी तरफ से तो इंटीग्रेटर भी करा दिया। चलो मैं आपको वहीं से शुरू कर देता हूँ।
ओके, तो इंटेग है सेप्टल नेफ्रिडिया। अब सेप्टल नेफ्रिडिया सर अभी भी वॉइस क्रैकी हो रही है। क्योंकि सेप्टा में सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर काफी। प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको सेप्टल नेफ्रिडिया बुलाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब अगर सेप्टा की बात की जाए, सेप्टल नेफ्रिडिया की बात की जाए, तो जैसे कि मान लीजिए अर्थॉम है, इसके ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये नेफ्रिडिया सेप्टा के अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, सेप्टा के अराउंड रहेगा, जैसे कि ये सेप्टा के क्या रहेगा, अराउंड रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा, सेप्टल नेफ्रिडिया। आइए इसका बेटर डायग्राम देखते हैं, थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ये देखिए, तो ऊपर की तरफ जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, ये बेटा आपका सेप्टल नेफ्रिडिया है। आप देखिए ये अर्थों का एक सेगमेंट, एक सेप्टा दिखाया हुआ है। इसमें सर लास्ट ये हो गया नेफ्रिडिया पढ़ा कब है। पूरा का पूरा एक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक, और बेटा ये आ गया ब्लड। बेटा वेट करो, सर से बात हो गई है, मैंने कॉल कर दिया सर को। बेटा अब आ रही है मेरी आवाज, क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर आ रही है, लेकिन सर वो बीच बीच में। कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक वही पढ़ा ना आपने, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, वहीं से कंटिन्यू करें ना? यस सर। यस सर। ओके। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वापस से करते हैं कि सिर्फ फेरेंजियल नेफ्रिडिया इकलौता नेफ्रिडिया नहीं है बेटा, एक सेप्टल नेफ्रिडिया भी होता है जो सेप्टा में प्रेजेंट होता है, सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम सेप्टल नेफ्रिडिया बोलते हैं। लेकिन ये पूरे में नहीं होता, ये 16 या 15-16 के बीच में आप कह सकते हैं शुरू होता है, 15 के बाद ही शुरू होता है। अब ये सेप्टा ये नेफ्रिडिया सेप्टा में प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, सेप्टल नेफ्रिडिया। इसका बेटर डायग्राम अगर हम देखें तो बेटा जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, मैं इसको वापस से इरेज ऑल कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है ना कि बेटा ये हो गई आपकी एक अर्थ फॉर्म की सेप्टा, पूरा का पूरा सेप्टा हो गया, और ये इसके ये पूरा ब्लड आ रहा है, ठीक, तो सेप्टा है, ब्लड है। और ये जो ग्रीन कलर के ये जो आपको नजर आ रहे हैं कॉइल्ड ट्यूब्स, जो आप देख रहे हो कॉइल्ड ट्यूब्स, ये जो कॉइल्ड ट्यूब देख रहे हो इस तरीके से, ये नेफ्रिडिया है। तो पूरे में अरेंज क्या है, नेफ्रिडिया अरेंज है। मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये नेफ्रिडिया अरेंज हो गए। अभी नेफ्रिडिया क्या कर रहे हैं बेटा,
ये ब्लड से के बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है ना, उससे ये नाइट्रोजनस वेस्ट को पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ठीक है ना, और उठाने के बाद उस नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, ये अल्टीमेटली ले जाकर आप देखिए यहाँ रिलीज कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में। ये आया नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्री कैनाल में। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। मतलब सेप्टल नेफ्रिडिया भी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक दी फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ठीक है, तो ये दो तरीके के नेफ्रिडिया होगा, एक फेरेंजियल जो एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कर रहे हैं, दूसरे सेप्टल वो भी एलिमेंट्री कैनाल में क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी नेफ्रिडिया होते हैं बेटा, जिसको मैं बुलाता हूं इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। अब बेटा इंटेग्यूमेंट वर्ड बायोलॉजी में स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन। तो ये इसके स्किन के ऊपर या आउटर कवरिंग के ऊपर एपिथेलिया होते हैं, सॉरी एपिथेलिया कह रहा हूँ, नेफ्रिडिया होते हैं, इसलिए इनको हम इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया बोलते हैं। ये भी सिलोमिक फ्लूइड से, जो बॉडी में फ्लूइड है उससे नाइट्रोजनस वेस्ट ले रहे हैं, जो है वो बॉडी से सीधा बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है, और स्किन में प्रेजेंट होते हैं और रिलीज करते हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, जो स्किन में प्रेजेंट होती हैं, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स, उनको बोलते हैं हम नेफ्रिडियोपोर्स। नेफ्रिडिया के पोर्स नेफ्रिडियोपोर्स। तो तीन तरीके के नेफ्रिडिया हो गए, फेरेंजियल जो एलिमेंट्री कैनाल से नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, और सेप्टल जो एलिमेंट्री कैनाल से अगेन नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, तीसरे इंटेग्यूमेंट्री जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है पोर्स की फॉर्म में, पोर की फॉर्म में, जो पोर के थ्रू नेफ्रिडियो पोर के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो दोज आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेफ्रिडिया, फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट में चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है? तो बेटा अर्थवॉर्म की बात करें तो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट अर्थवॉर्म में एम्फीबिया जैसा ही है या ह्यूमन जैसा ही है, दैट इज यूरिया। तो यूरिया भारी मात्रा में है, कुछ अमोनिया, कुछ यूरिक एसिड भी है, लेकिन भारी मात्रा में यूरिया है, इसलिए हम अर्थवॉर्म को यूरियोचेलिक बोलते हैं। सिर्फ अर्थवॉर्म को ही नहीं, हम इन जनरल एनालिस्ट को यूरियोचेलिक ही बोलते हैं। हाँ, नेरिस जो है वो पानी में रह रहा है, सॉल्ट वाटर में रह रहा है, तो नेरिस एक्सेप्शन है, अलग है। नेरिस अमोनोटेलिक है, वो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। तो अमोनिया रिलीज कर रहा है नेरिस, लेकिन अर्थवॉर्म लीच मोस्टली कैसे हैं, यूरियोटेलिक हैं। हाँ, कभी कभार अगर रेनी सीजन आया और पानी खूब हुआ तो फिर अर्थवॉर्म चीफ अमाउंट में अमोनिया भी रिलीज कर सकता है। मतलब रेनी सीजन में ये अमोनिया भी रिलीज कर सकता है, लेकिन इन जनरल अर्थवॉर्म कैसा होता है, यूरियोचेलिक होता है। ये कॉन्सेप्ट है इसके एक्सक्रीशन के बारे में। अगला टॉपिक जो हमको समझना है वो समझना है लोकोमोशन के बारे में। सर तो अगर लोकोमोशन की बात की जाए तो अर्थवॉर्म आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरीके से अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हुए अपना लोकोमोशन आगे करता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसलिए हो पाता है क्योंकि इसकी जो एपिथेलिया है बेटा वो मस्कुलर है। उसमें दो तरीके के मसल्स है बेटा, एक तरीके की मसल है लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक है सर्कुलर मसल। तो इसकी आउटर स्किन में दो तरीके के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इसकी बॉडी अंदर की, मतलब कि इसकी बॉडी इस तरीके से हो जाती है, ऐसे,
ये जब लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसकी बॉडी का डायमीटर क्या होता है, छोटा हो जाता है। दोनों में फर्क है, जब इसका डायमीटर छोटा होता है तो इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, जब इसका डायमीटर छोटा होता है तो इसकी लेंथ, सॉरी, जब डायमीटर बड़ा होता है तो इसकी लेंथ छोटी हो जाती है। वापस समझो कि जब इसका डायमीटर छोटा हुआ है ना, जब ये ओवरऑल डायमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया, तब इसकी लेंथ देखिए ये लंबा है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये साइडों में खींचा है, साइडों में खींचेगा। भाई ये तो सिंपल सा फिजिक्स, सिंपल सा मैकेनिज्म है। आप किसी रबड़ को लंबा खींचोगे तो वो पतला हो जाएगा, उसका डायमीटर पतला हो जाएगा, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। और जब, है ना, और जब उसे छोड़ोगे, ठीक है ना, तो उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से कभी लंबा होगी, कभी छोटा होके, लंबा होके, छोटा होके, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से इस तरीके से क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं, ये मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से मूव करता है बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स। और मूव करने के लिए इसको एक और चीज हेल्प करती है, जिसको यहाँ पे ब्रिसल्स बोला हुआ है, हेयर बोला हुआ है, लेकिन ये ब्रिसल नहीं है बेटा, इनको हम बोलते हैं सीटे। सीटे इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जो इसकी स्किन से बाहर निकल सकते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो इसको सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं, और जब ये अंदर जाते हैं तो ये रिलैक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कभी ये बाहर आते हैं, कभी ये अंदर जाते हैं, कभी ये बाहर आते हैं, कभी ये अंदर जाते हैं। तो सरफेस से अटैच होके, कभी डिटैच होके, कभी अटैच कभी डिटैच, इस तरीके से ये जो अर्थफॉर्म है ये क्या करता है, अपना लोकोमोशन करता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लोकोमोशन हो रहा है बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। और ये बात ट्रू रहेगी अर्थफॉर्म के लिए, लीच के लिए, नेरिस के लिए, सबके लिए लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स क्या करेंगी, काम करेंगी, बस स्ट्रक्चर बदल जाएंगे। अर्थफॉर्म अगर सीटे को इस्तेमाल कर रहा है लोकोमोशन के लिए, ऐसे पैर जैसे स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहा है लोकोमोशन के लिए, तो जो लीच है वो पैरों जैसे स्ट्रक्चर इसके पास नहीं होते, इसके पास सीटें नहीं होते, तो ये सकर्स इस्तेमाल करता है लोकोमोशन के लिए। ये सकर्स से अटैच होता है जमीन पे, तो कभी अटैच कभी डिटैच, कभी अटैच कभी डिटैच होके ये लोकोमोशन शो करता है। तो लीच के लिए उसके जो सकर्स हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ये दो सकर्स इसके लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और बेटा जब नेरिस की बात आएगी तो वही काम इसके क्या कौन करेंगे, पैरापोडिया करेंगे, और ये क्या करेगा, पानी में स्विम करेगा। तो स्विमिंग के लिए पैरापोडिया काम करेंगे। और मान लो अगर नेरिस को पानी के अंदर किसी पत्थर के ऊपर लैंड करना है और उस पत्थर पे चलना है, पानी में भी तो पत्थर होते हैं, तो पानी में किसी पत्थर पे लैंड करना है और उस पत्थर पे चलना है, तो फिर इसके पास पैरापोडिया के ऊपर ही बहुत सारे सीटे भी होते हैं। मतलब इसके जो सीटे हैं वो पैरापोडिया के ऊपर होते हैं, और फिर ये अगेन अर्थफॉर्म की तरह सीटे की मदद से ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है। तो इन शॉर्ट अर्थफॉर्म के पास क्या है, सीटे हैं लोकोमोशन के लिए। लीच के पास क्या है, सकर्स है लोकोमोशन के लिए। नेरिस के पास क्या है, पैरापोडिया है जब स्विमिंग करनी है, और सीटें हैं जब पत्थर के ऊपर क्या करना है, चलना है। लेकिन तीनों में कॉमन क्या है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो हेल्प करेंगी इनके ओवरऑल मूवमेंट के अंदर। तो ये है अबाउट द लोकोमोशन इन द अर्थफॉर्म। बाकी बचा है आपका नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बेटा हम अगले बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मुझे बता दीजिए, उसको ले लेते हैं, फिर बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं। सर मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, फिर आपके डाउट्स ले लेते हैं। ओके सर।